हेलो। सही आवाज। हम लोग बात कर रहे थे रासो साहित्य की आदिकाल में, और रासो साहित्य में एक सिर्फ पृथ्वीराज रासो बचा हुआ है। बाद बाकी जो सभी रासो, कुमान रासो, बिसलदेव रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जयचंद्रिका, परमाल रासो, ये सभी हो चुके थे पिछले क्लास में। तो आज सिर्फ रासो साहित्य में हम लोग, और रासो साहित्य की ये अंतिम क्लास ही होगी, और पृथ्वीराज रासो को इसमें देखते हैं, और पृथ्वीराज रासो के सभी चीजों को इसमें देखने का प्रयास करेंगे, और इसके प्रत्येक अंग को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पृथ्वीराज रासो। हालांकि पृथ्वीराज रासो के बारे में इतनी प्रसिद्ध ग्रंथ है और रासो साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। फिर भी आज हम लोग थोड़ा सा इसके देखते हैं। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो का अगर रचना काल देखें, रचनाकार देखें, सबसे पहले हम इसके रचनाकार को देख लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। तो रचनाकार का नाम है चंदबरदाई। चंदबरदाई, चंदबरदाई ये इसके रचनाकार हैं। चंदबरदाई के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1168 ईस्वी में। 1168 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था, लाहौर में। और ये भाट जाति के थे। इनकी जाति क्या थी? अगर इनकी जाति की बात करें कि चंदबरदाई की जाति क्या थी, तो ये भाट जाति के थे, भाट जाति के थे, और जगाता गोत्र इनका था। और थोड़ा सा देख लें, अगर इनके गोत्र की बात करें कि ये किस गोत्र के थे चंदबरदाई, तो ये जगाता गोत्र के थे। भाट जाति और जगाता गोत्र के थे। अब बात आती है कि पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल क्या है, कब ये लिखी गई रचनाकाल। तो रचनाकाल इसका 1193 ईस्वी है। 1193 ईस्वी है। क्या काव्य रूप है ये? प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, क्या है ये? अगर काव्य रूप की बात करें तो ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है। प्रबंधात्मक महाकाव्य है ये, प्रबंधात्मक महाकाव्य माना जाता है। कौन? पृथ्वीराज रासो। इतना ही नहीं, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, और चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। ये दोनों बात महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, और चंदबरदाई, चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। ये दो बातें इसके बारे में। चंदबरदाई रचनाकार, पृथ्वीराज रासो रचनाकार चंदबरदाई। चंदबरदाई का जन्म कब हुआ? 1168 ईस्वी में लाहौर में। ये भाट जाति के थे और इनका गोत्र जगाता था। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल 1193 ईस्वी। काव्य रूप इसे प्रबंधात्मक महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, और चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। और भी इसके बारे में बात करते हैं। इस पुस्तक में प्रधान रस कौन सा है? अगर हम प्रधान रस की बात करें कि प्रधान रस इस पुस्तक में क्या है, तो इस पुस्तक में प्रधान रस जो है वो वीर और श्रृंगार है। वीर और श्रृंगार, इसमें दोनों रस की प्रधानता है, किसी एक रस की बात हम नहीं कर रहे हैं। वीर और रस, दोनों रसों की इसमें प्रधानता रही है पृथ्वीराज रासो में।
शैली क्या है इस पुस्तक की? शैली, तो ये शैली इसमें पिंगल लिख लें, इसमें डिंगल शैली नहीं है, बल्कि क्या है, पिंगल शैली में ये पुस्तक लिखी गई है। नायक कौन है? अगर नायक की बात करें, और नायिका, नायिका कौन है? अगर नायक की बात करें कि पृथ्वीराज रासो का नायक कौन है, तो नायक तो पृथ्वीराज चौहान ही है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान किस श्रेणी के हैं? तो ये धीरोदात्त श्रेणी के हैं। नायिका संयोगिता, नायिका इस पुस्तक की कौन है? नायिका है संयोगिता। किस श्रेणी की नायिका है? तो ये मुग्धा श्रेणी की है। लिख लीजिए, ये धीरोदात्त शैली के हैं। किस शैली के? धीरोदात्त श्रेणी के हैं। और नायिका कैसी है? तो ये मुग्धा नायिका है, मुग्धा नायिका। नाटक पढ़ाते समय ये सभी चीजें आप लोग को हम बता दिए थे कि धीरोदात्त नायक, नायक के प्रकार, नायिका के प्रकार, मुग्धा नायिका क्या होती है, हंसा नायिका क्या होती है, ये सभी चीजें आप लोग को हम बता दिए थे। चलिए, तो प्रधान रस, वीर और श्रृंगार शैली पृथ्वीराज रासो की पिंगल है, नायक पृथ्वीराज चौहान है और नायिका संयोगिता है। कुछ बातें और, अगर इस पुस्तक में कुल सर्ग देखा जाए कितना है, कुल सर्ग, सर्ग को इसमें समय कहा गया है, कितना है? तो इसमें 69 सर्ग है, 69 है, जिसमें से याद रखिएगा कि 61 तो चंद्रबरदाई ने लिखा और 9 इनके पुत्र, सॉरी 8 इनके पुत्र जलहन ने लिखा था। लिख लीजिए, 61 चंद्रबरदाई ने तथा 8 इनके पुत्र जलहन ने लिखा। इनके पुत्र जलहन, जलहन ने लिखा। ये बात हो गई कुल सर्ग की बारे में। अब कुल सर्ग कौन कौन से हैं? अगर 59 सर्ग लिखना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 59 सर्ग लिख लीजिए कि नाम क्या है, किस नाम का, उसमें से महत्वपूर्ण सर्ग कौन कौन सा है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। सभी सर्ग का नाम लिख देते हैं और महत्वपूर्ण सर्ग कौन कौन सा है उसमें वो भी हम लोग देख लेंगे। तो लिख लीजिए, अगले पेज में ही लिखिए। आज रासो साहित्य की ये अंतिम क्लास है जिसमें हम लोग पृथ्वीराज रासो को देख रहे हैं और इसको संपूर्ण देख लेते हैं, ठीक है। रासो साहित्य पृथ्वीराज रासो, क्या देखना था? सभी सर्ग। लिखिए, पृथ्वीराज रासो के सभी सर्ग। पृथ्वीराज रासो के सर्ग, सर्ग कितने हैं? तो 69 है और सभी सर्गों को देख लीजिए एक क्रम से। नंबर 1 से लिखिए। पहला है आदि पर्व समय। पहला क्या था? आदि पर्व समय। नंबर 1 आदि पर्व समय। दूसरा था दशम समय, दशम समय। 69 का 69 लिखा देते हैं, क्या दिक्कत है? कितना था? 69 है और सभी का नाम लिख लीजिए। आदि पर्व समय, दशम समय, दिल्ली किल्ली स्थान, दिल्ली किल्ली समय। नंबर 3 दिल्ली किल्ली
समय तीसरा। नंबर 4 अजान बाहु समय, अजान बाहु समय। नंबर 5 पांचवा में कहनपट्टी समय, कहनपट्टी समय। नंबर 6 का लिख लीजिए आखेट वीर समय, आखेटक था, आखेटक वीर समय, ये छठा समय था आखेटक वीर समय। नंबर 7वां में लिखिए नाहर राय समय, नाहर राय समय। 8वां मेवाती मुगल समय, मेवाती मुगल समय। 8 हो गए। इधर अब आइए नंबर 9, नंबर 9 में लिखिए हुसैन कथा समय, हुसैन कथा समय। क्रम से जो पृथ्वीराज रासो के जो सभी सर्ग क्रम से हैं वो क्रम से लिख लीजिए। पूछा जा सकता है कि कितने नंबर का समय है, तो सीक्वेंस में आप लोग को क्रम से लिखा रहे हैं। आदि पर्व समय, दशम समय, दिल्ली किल्ली समय, अजान बाहु समय, कहनपट्टी समय, आखेटक वीर समय, नाहर राय समय, मेवाती मुगल समय, हुसैन कथा समय। नंबर 9 10वां में लिख लीजिए आखेटक चूक वर्णन, आखेटक चूक वर्णन, आखेटक चूक वर्णन। ये 10वां हो गया। नंबर 11 की बात करें तो 11 था चित्ररेखा समय, चित्रलेखा नहीं चित्ररेखा, चित्ररेखा समय, चित्ररेखा समय। नंबर 12 में भोला राय समय, भोला राय समय। नंबर 13 में अखल युद्ध समय, सलख युद्ध समय, सलख युद्ध समय। नंबर 14 की बात कीजिए इंचनी ब्याह कथा था, इंचनी ब्याह कथा। कितने नंबर हो गया 14। नंबर 15 में लिखिए 15 में मुगल युद्ध कथा, मुगल युद्ध कथा। नंबर 16 तक इसमें हटेगा पुंडिक दाहिनी ब्याह कथा, पुंडिर दाहिनी ब्याह कथा, पुंडिर दाहिनी ब्याह कथा। कितना हो गया 16। इतना लिखिए, अगले पेज में चलते हैं। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग थे 69। सभी सर्गों को देख लीजिए। तो आदि पर्व समय, दशम कथा समय, दिल्ली किल्ली समय, अजान बाहु समय, कहनपट्टी समय, आखेटक वीर समय, नाहर राय समय, मेवाती मुगल समय, हुसैन कथा समय, आखेटर चूक समय, चित्ररेखा समय, भोला राय समय, सलख युद्ध समय, इंचनी ब्याह समय, मुगल युद्ध कथा, अपुंडिक दाहिनी ब्याह कथा। 16 हो गया। नंबर 17 की बात करें तो भूमि स्वप्न प्रस्ताव, नंबर 17 भूमि स्वप्न प्रस्ताव, भूमि स्वप्न प्रस्ताव ये हो गया 17। 18 में माधव ब्याह था ना, माधव भाट कथा था, माधव भाट कथा, माधव भाट कथा 18। 19वां लिख लीजिए दिल्ली दान प्रस्ताव, दिल्ली दान
प्रस्ताव। 19 20वां में पद्मावती ब्याह कथा, महत्वपूर्ण सर्ग है ये भी, पद्मावती ब्याह कथा। नंबर 21 प्रथा ब्याह कथा, प्रथा ब्याह कथा 21। नंबर 22 में होली कथा, होली कथा। 22वां नंबर में क्या था? होली कथा। 25 दीप मालिका कथा, सॉरी 22 के बाद 23 होता है ना, 23 दीप मालिका कथा, दीप मालिका कथा। 24 धन कथा, धन कथा। और एक 25 नंबर में लिख लीजिए ये शशि व्रता वर्णन जो था, शशि व्रता वर्णन। 25 हो गया। 26 में देवगिरी समय, देवगिरी समय 26। 27 में रेवा तट समय, महत्वपूर्ण है ये, रेवा तट समय याद रखिएगा, 27वां है। 28 में लिख लीजिए अनंगपाल समय, अनंगपाल समय कितना था? 28वां। 29 में घग्घर समय, घग्घर, घग्घर के किनारे युद्ध हुआ था ना, तो घग्घर नदी की लड़ाई लिख लीजिए, घग्घर नदी की लड़ाई। कितना हो गया? 29वां। 30वां नंबर में लिख लीजिए कर्नाटी पात्रगमन, कर्नाटी पात्र गमन। नंबर 31 पीपा युद्ध, महत्वपूर्ण है ये भी, पीपा युद्ध। नंबर 32 में करहरा युद्ध, करहरा युद्ध, ये हो गया 32 नंबर में। 33 में इंद्रावती ब्याह, इंद्रावती ब्याह। 34 में जेतराय युद्ध, जेतराय युद्ध। 34 तक हो गया है। आगे चलते हैं, कितना लिख लीजिए। 69 है तो 69 पुराना पड़ेगा ना जी, सभी सर्गों का समय लिखना पड़ेगा, उसके बाद इसके बारे में और बातें देखेंगे। 34 नंबर 35 में लिखिए कांगुरा युद्ध प्रस्ताव, कांगुरा युद्ध प्रस्ताव, कांगरा युद्ध प्रस्ताव। नंबर 36 हंसवती नाम प्रस्ताव, हंसवती नाम प्रस्ताव। नंबर 37 हंसवती के बाद क्या था? पहाड़ राय समय, पहाड़ राय समय। नंबर 38 में था वरण कथा, वरण कथा। 39 सोमेश्वर वध, ये भी मोस्ट है,
सोमेश्वर बद्ध 40 में पंजुन छोंगा नाम प्रस्ताव, पंजुन छोंगा नाम प्रस्ताव कितना नंबर हो गया 40। 41 में लिख लीजिएगा चालुक्य प्रस्ताव, चालुक्य प्रस्ताव। 42 में चंद द्वारिका गमन, चंद द्वारिका गमन। 43 में कैमाश युद्ध, महत्वपूर्ण है ये, कैमाश युद्ध ये महत्वपूर्ण है। 43 के बाद इधर आ जाइए 44 में, 44 में भीमवध, 44 में भीमवध। इसमें महाभारत कालीन कुछ कथाएं भी आती है, आगे बता देंगे इसके बारे में। पहले इसका जो टॉपिक पे है उसका नाम पूरा कर लीजिए 69 का। तो 45 में लिख लीजिए विनय मंगल प्रस्ताव, विनय मंगल प्रस्ताव। 46 में विनय मंगल, विनय मंगल प्रस्ताव और विनय मंगल दोनों 2 सर्ग है। 47 में लिख लीजिए शूक वर्णन, शूक वर्णन। 48 में बालुक राय प्रस्ताव, बालुक राय प्रस्ताव। 48 के बाद 39 में लिख लीजिए पंग यज्ञ विध्वंस समय, पंग यज्ञ, यज्ञ नहीं यज्ञ, देख लीजिए पंग यज्ञ विध्वंस समय नाम था, पंग यज्ञ विध्वंस समय, विध्वंस समय 49। 50 नंबर में लिख लीजिए संयोगिता प्रेम प्रस्ताव, संयोगिता प्रेम प्रस्ताव ये हो गया 50वां। 51वां लिखिए हंसीपुर प्रथम युद्ध, हंसीपुर में 2 युद्ध हुआ था, हंसीपुर प्रथम युद्ध, इसमें 2 युद्ध हुआ था, तो 52वां भी यही होगा। 52वां हंसीपुर द्वितीय युद्ध, हंसीपुर द्वितीय युद्ध 52 हो गया। एक और इसमें लिखिए 53 नंबर में पंजु महोबा प्रस्ताव, पंजुन महोबा, पंजुन महोबा प्रस्ताव 53। 69 है तो 69 नाम लिख लीजिए। जानकारी भी तो होनी चाहिए, खाली सिर्फ ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आराम से 69 सर्ग है जिसमें 61 सर्ग चंद्रबरदाई ने और 8 सर्ग इनके पुत्र जलहन ने लिखा था। तो वो 69 सर्ग कौन कौन से हैं देख लीजिए। थोड़ा सा 53 नंबर तक हो गया। नंबर 54 में सामंत पंग युद्ध प्रस्ताव, सामंत पंग युद्ध प्रस्ताव कितना नंबर हो गया 54। 55 में लिखिए समरपंग युद्ध प्रस्ताव, समरपंग युद्ध प्रस्ताव 55। 56 में पंजुन पातिशाह युद्ध प्रस्ताव, पंजुन
पंजुन पातिशाह युद्ध प्रस्ताव। 57वां में एक और आता है, एक 20वां में जो था वही था, क्या था नाम 20वां का? 20वां में नहीं, कैमाश युद्ध 43वां भी था, कैमाश युद्ध। और आगे आइए तो इसमें 57वां में जो आता है वो है कैमाश बद्ध समय। दोनों का नाम थोड़ा सा मिलता है, कैमाश बद्ध समय। कैमाश महामंत्री रहता है ना, उसी का बद्ध कर देते हैं। कथा आगे सुनाएंगे। कैमाश बद्ध समय 58। कैमाश बद्ध समय के बाद लिख लीजिए दुर्गा केदार समय। दुर्गा केदार समय 59। दुर्गा केदार समय के बाद दिल्ली वर्णन आता है। दिल्ली वर्णन के बाद जंगम कथा नंबर 60 में। जंगम कथा 61 में लिख लीजिए कन्नवज युद्ध कथा। कन्नवज युद्ध कथा, कन्नवज युद्ध कथा। और एक 62 में लिख लीजिए सूक चरित्र। सूक सुग्गा को बोलते हैं, सूक चरित्र। सूक चरित्र के बाद 63। अब थोड़ा सा और बचा है ना। सूक चरित्र के बाद आखेट चाप प्रस्ताव। आखेट चाप प्रस्ताव 64। धीर पुंडिक प्रस्ताव। धीर पुंडिक प्रस्ताव धीर पुंडिक प्रस्ताव 65 में लिख लीजिए विवाह समयोग। विवाह समयोग 66। विवाह समयोग। बड़ी लड़ाई बड़ी लड़ाई 67 में। बाण वैद्य तो हम लोग पृथ्वीराज राष्ट्रों का समय देख रहे थे और समय इसमें कितने हैं या सर्ग कितने हैं 69। तो 69 समय ये जो था आप लोग के सामने हम ये बता चुके हैं। ठीक है, ये 69 समय हो गया पृथ्वीराज राष्ट्रों का। 69 समय बड़ी लड़ाई, बाणवध संयोग, राजा और एनसी नाम प्रस्ताव, महोबा युद्ध प्रस्ताव, ये 69 समय हो गया पृथ्वीराज राष्ट्रों के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन सा कथा जो है बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। इन सभी चीजों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं आगे। पृथ्वी राज रासो के महत्वपूर्ण सर्ग। पृथ्वीराज रासो के महत्वपूर्ण सर्ग। सबसे पहले तो पहला सर्ग था नंबर 1 आदि पर्व समय। आदि पर्व समय।
आदि पर्व समय में क्या है? आदि पर्व समय में मंगलाचरण है और पृथ्वीराज के चौहान के वंशों का परिचय है। इसमें क्या है? मंगलाचरण और पृथ्वीराज के वंशजों, पृथ्वीराज के वंशजों का परिचय। आदि पर्व समय में क्या है? मंगलाचरण है और पृथ्वीराज के वंशजों का परिचय है। दूसरा महत्वपूर्ण समय देखें तो क्या है? दशम समय। जो दूसरा था वो था दशम समय। दशम समय में क्या है? दशम समय में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है इसमें, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? दशम समय पड़ गया। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा, 10 अवतारों की कथा है इसमें, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? दशम समय पड़ गया। तीसरा अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है इसमें तो वो है पद्मावती समय। पद्मावती समय, अगर पद्मावती समय की बात करें कि पद्मावती समय में क्या है, तो पद्मावती समय पृथ्वीराज राशि का सबसे छोटा सर्ग है। ये लिख सकते हैं, सबसे छोटा सर्ग, सबसे छोटा सर्ग यही है। इसमें पद्मावती की कथा आती है। चौथा महत्वपूर्ण बात इसके बारे में, एक है कन्नवज समय। अगर कन्नवज समय की बात करें तो ये क्या है? ये पृथ्वीराज राशि का सबसे बड़ा समय है और केंद्रीय कथा या घटना इसी में है। लिख सकते हैं सबसे बड़ा सर्ग। एक बात ये सबसे बड़ा सर्ग, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात इसके बारे में कि यह केंद्रीय भाग है। यह पृथ्वीराज राशि का क्या है? केंद्रीय भाग है। पृथ्वीराज राशि का केंद्रीय भाग यही है। उसके बाद एक कैमास बद्ध समय आता है, वो भी महत्वपूर्ण है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें हो गई जो महत्वपूर्ण सर्ग थे उसके बारे में। महत्वपूर्ण सर्गों के बाद अब बात करते हैं हम कि पृथ्वीराज राशि की को प्रमाणिक कौन कौन मानते हैं, अप्रमाणिक कौन कौन मानते हैं और अर्ध प्रमाणिक कौन कौन मानते हैं। लिखिए, पृथ्वीराज राशि को अप्रमाणिक पृथ्वीराज राशि को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान, अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कि कौन कौन से विद्वान पृथ्वीराज राशि को अप्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज राशि को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान, प्रश्न यहां से आता है कि कौन से विद्वान अप्रमाणिक मानते हैं, कौन से प्रमाणिक मानते हैं, कौन अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो सबका नाम लिख लीजिए। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में सबसे पहले नाम लिख लीजिए आचार्य शुक्ल का। नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये पृथ्वीराज राशि को अप्रमाणिक मानते हैं। ठीक है। नंबर 2 में डॉक्टर बुलर। नंबर 3 में लिख लीजिए मोतीलाल मनेरिया। ये भी इस पुस्तक को क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। नंबर 4 में देवी प्रसाद
मुंसिफ देवी प्रसाद मुंसिफ। देवी प्रसाद मुंसिफ भी इस पुस्तक को क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। 4 हो गए। नंबर 5 में लिख लीजिए कविराज श्यामल दास, ये भी अप्रमाणिक मानते हैं। कविराज श्यामल दास ये भी अप्रमाणिक मानते हैं। नंबर 6 मुरारी दीन ये भी अप्रमाणिक मानते हैं। नंबर 7 की बात करें तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये भी अप्रमाणिक मानते हैं। गौरी शंकर हीरानंद ओझा ये विद्वान जो हैं ये पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये इस ग्रंथ को स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए अप्रमाणिकता का बात जो है सबसे पहले डॉक्टर बुलर ने ही उठाया था, क्योंकि जब कर्नल टॉड ने ठीक इसके काव्य सौंदर्य के प्रति अर्थात कर्नल टॉड जो थे वो पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य के प्रति मुग्ध होकर उन्होंने इसके छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया और फिर उसका प्रकाशन भी करवाया था। तो ये बात डॉक्टर को बुलर को पता चली और डॉक्टर बुलर इसकी खोज करने लगे कि क्या ये घटना हुई थी या इस प्रकार की घटनाएं थी। तो डॉक्टर बुलर ने इसको साफ नकार दिया था कि नहीं, ये पृथ्वीराज रासो की कोई घटना नहीं है, बल्कि ये पृथ्वीराज विजय जो नाटक है संस्कृत में जयानक कवि की, उसकी घटना है। ठीक है, बुलर का कहना यह है कि जयानक कवि की रचना जो है पृथ्वीराज विजय नाम की जो नाटक है संस्कृत में, उसकी कथा है, इसकी कोई कथा नहीं है। इसलिए ये डॉक्टर बुलर इसको प्रमाणिक नहीं मानते हैं। तो इनके साथ अन्य विद्वान भी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। ये हो गए अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान। अब हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक कौन कौन मानते हैं, तो ये भी लिख लीजिए। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कि प्रमाणिक कौन कौन इसको मानते हैं। अगर प्रमाणिकता की बात करें कि प्रमाणिक कौन कौन मानते हैं, तो प्रमाणिकता में मानने वाले विद्वानों का नाम लिख लीजिए। नंबर 1 डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। नंबर 2 डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। नंबर 3 हरिऔध, हरिऔध का मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, प्रिय प्रवास जिनकी रचना है। और खड़ी बोली के जो प्रथम महाकाव्य हैं, कौन है खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध। नंबर 4 हरिऔध के बाद मिश्र बंधु, मिश्र बंधु इसको प्रमाणिक मानते हैं, मिश्र बंधु। 5वां नंबर में लिख लीजिए ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ग्रियर्सन के बाद ग्रियर्सन, ग्रियर्सन के बाद नंबर 6 में लिख लीजिए श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास भी इसको क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। नंबर 7 कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। नंबर 8 मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ये 8 विद्वान जो हैं वो पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं? मानते हैं कि ये पुस्तक कैसी है? प्रमाणिक है।
पहले बता दिए कि कौन प्रमाणिक नहीं मानते हैं, उसके बाद कौन प्रमाणिक मानते हैं। अब आगे इसके बाद देखते हैं कि अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। ये पृथ्वीराज रासो महत्वपूर्ण पुस्तक है, इससे प्रश्न आएंगे, तो इसके बारे में सभी चीजों का ज्ञान होना अनिवार्य है कि कौन इसको प्रमाणिक मानते हैं, कौन प्रमाणिक नहीं मानते हैं। इसीलिए बोले कि ये क्लास जो है थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि इसके बारे में देखिए, इसके सर्ग को ही लिखाने में इतना समय लग गया, 69 सर्ग लिखाना पड़ा, तो समय तो इस क्लास में लगेगी, नहीं होगी तो दूसरे क्लास में देख लेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा विस्तार से ही जानना है। तो अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान, इसके बाद प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। अब हम लोग देखते हैं कि कौन पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, कौन इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो लिखिए, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, कौन इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक। इसमें लिख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लिखिए सबसे पहले। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सुनीति कुमार चटर्जी भी इसी श्रेणी में आते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी भी इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी। नंबर 3 में लिख लीजिए, मुनि जन विजय, ये भी इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। मुनि जिन विजय, ये भी इसको क्या मानते हैं? ये भी इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। और एक अगरचंद था, अगरचंद नाहटा, चौथे विद्वान अगरचंद नाहटा। ये विद्वान भी इस पुस्तक को क्या मानते हैं? अप्रमाणिक, सॉरी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो प्रमाणिकता के बारे में तीनों चीज हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, कि अप्रमाणिक कौन कौन माने हैं, प्रमाणिक कौन कौन माने हैं, और अर्ध प्रमाणिक। इसके बाद की अगर बात करें, थोड़ी सी इसकी भाषा भी देख लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो की भाषा के बारे में विद्वानों का मत क्या है, कि कौन से विद्वान इसकी भाषा को क्या मानते हैं। भाषा, क्योंकि बहुत सारे विद्वान हैं जिनका मानना है कि पृथ्वीराज रासो की रचना अपभ्रंश में हुई, कुछ मानते हैं कि डिंगल शैली में हुई, कुछ मानते हैं कि पिंगल शैली में हुई। तो कौन से विद्वान किस चीज भाषा को मान रहे हैं उसको देखना भी जरूरी है। तो अगला टॉपिक पर आइए और लिखिए, पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा। भाषा तो पिंगल है, जो सर्वमान्य मत आप लोग को हम लिखा चुके हैं ये वाली, कि इसकी भाषा क्या है? पिंगल है। लेकिन इसके पश्चात भी जो बातें हैं कि देखिए, आज पृथ्वीराज रासो को ही देख रहे हैं, तो पृथ्वीराज रासो में रचनाकार काव्य रूप के पश्चात आप लोग को हम भाषा सिंगल, यहाँ पे शैली पिंगल लिखा है, तो सिंगल तो ये पिंगल शैली है ही, लेकिन इसकी भाषा क्या है और भाषा के बारे में विद्वानों का क्या मत है, कौन से विद्वान किस भाषा को मानते हैं, उसको देख लेते हैं। और उसके बाद इस पुस्तक का की भाषा का सर्वमान्य मत क्या है उसको भी बता देते हैं, ठीक है। चलिए, भाषा का देखें
तो भाषा में पहली बात ये जानिए कि अपभ्रंश मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। ऐसे विद्वान कौन कौन से हैं जिनका मानना है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा अपभ्रंश है। तो लिख सकते हैं कि अपभ्रंश मानने वाले विद्वान, अपभ्रंश मानने वाले विद्वान कौन कौन से विद्वान हैं जिनका मानना है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, तो अपभ्रंश है। इसमें लिख लीजिए सुनीति कुमार चटर्जी एक विद्वान, ये भी इसी में आते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी एक विद्वान ये हैं। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं, एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी मानना है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, अपभ्रंश है। एक मुनिजन विजय भी हैं, मुनिजिन विजय, तो मुनिजिन विजय का भी मानना है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, तो अपभ्रंश है। मुनिजिन विजय इनका भी मानना यही है। नंबर 4, अगर चौथे की बात करें तो चौथे विद्वान थे मुनि कांति सागर, मुनि कांति सागर। ये 4 विद्वान का मानना है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या थी, अपभ्रंश थी, लेकिन ऐसे कुछ बात नहीं थी। चलिए आगे लिखते हैं। अपभ्रंश के बाद डिंगल मिश्रित ब्रज भाषा मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। नंबर 2, डिंगल मिश्रित ब्रज भाषा मानने वाले विद्वान, डिंगल मिश्रित ब्रज भाषा मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, कौन कौन है जिनका मानना है कि डिंगल मिश्रित ब्रज भाषा है किसकी, पृथ्वीराज रासो की। तो डिंगल मिश्रित ब्रज भाषा मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, थोड़ा इनका नामकरण भी देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहले लिख लीजिए डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा एक ये हो गए। दूसरे हो गए राम कुमार वर्मा। एक विद्वान का नाम लिख लीजिए मोतीलाल मनारिया। ये 3 विद्वान जो हैं इनका मानना है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, तो डिंगल मिश्रित ब्रज भाषा है। अभी सर्वमान्य मत हम नहीं बताए हैं, सर्वमान्य मत बता देते हैं। चलिए बता देते हैं। सर्वमान्य मत यह है कि पिंगल मिश्रित ब्रज भाषा है। नंबर 3 में लिख ही लीजिए। नंबर 3 कि पिंगल मिश्रित और डिंगल और पिंगल क्या होती है। जब ये पृथ्वीराज रासो जो रासो साहित्य शुरू किए थे उसी समय आप लोग को बता दिए थे कि अपभ्रंश के साथ मिलने से डिंगल और पिंगल का निर्माण कैसे होता है। याद है या भूल गए? नहीं याद है? अपभ्रंश और राजस्थानी मिलने से डिंगल बनती है और राजस्थान अपभ्रंश और ब्रज के मिलने से पिंगल बनती है, ये बता चुके हैं। तो पिंगल मिश्रित ब्रज भाषा मानने वाले विद्वान कि कौन कौन से विद्वान हैं जिनका मानना है कि पिंगल मिश्रित ब्रज भाषा है किसकी, पृथ्वीराज रासो की। और यही सर्वमान्य मत भी है। ठीक है, ये कैसा मत है? सर्वमान्य मत भी यही है, सर्वमान्य मत भी यही है। तो कौन कौन से विद्वान इसको मानते हैं? तो इसको मानने वाले विद्वान में श्याम सुंदर दास पहले हैं,
श्याम सुंदर दास 1 नंबर पर। नंबर 2 में लिख लीजिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। नंबर 3 नामवर सिंह, नामवर सिंह भी मानते हैं कि पिंगल मिश्रित ब्रजभाषा ही है, किसकी? पृथ्वीराज रासो की। नंबर 4 में ग्रियर्सन। नंबर 5 उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी का भी मानना है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा जो है वो क्या है, वो पिंगल मिश्रित ब्रजभाषा है पृथ्वीराज रासो की। उदय नारायण तिवारी के बाद अगले विद्वान का नाम लिख लीजिए विपिन बिहारी त्रिवेदी। नंबर 6 विपिन बिहारी त्रिवेदी। विपिन बिहारी त्रिवेदी, विपिन बिहारी त्रिवेदी का भी मानना है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, तो पिंगल मिश्रित ब्रजभाषा। ये 6 विद्वानों का मानना इस तरफ है। स्पष्ट हो गया? तो हम अभी तक में जो देख रहे थे, आज जो क्लास में हम लोग देखे हैं वो क्या देख लिए, थोड़ा सा इसको देख लीजिए एक बार रिपीट करके। पृथ्वीराज रासो देख रहे थे और आज इसको भाग 1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? भाग 1 कर दीजिए पृथ्वीराज रासो का भाग 1, क्योंकि पृथ्वीराज रासो एक विशाल महाकाव्य है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, इसलिए महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी। तो इसको अगले भाग में भी हम लोग पूर्ण करेंगे, क्योंकि आज ये पूर्ण नहीं हो पाएगी और अगले भाग में ये बचेगी नहीं, दोनों बात है। क्योंकि इसके बारे में किस विद्वान ने इसको क्या कहा, ठीक है, इसके अन्य बिंदु क्या है, या फिर प्रमुख रासो, अन्य प्रमुख रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं, वो भी हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। इसके बारे में विद्वानों का कथन भी लिखना पड़ेगा पृथ्वीराज रासो के बारे में कि किस विद्वान का कथन क्या है। तो आज सबसे पहले हम लोग विद्वान पृथ्वीराज रासो को देखें। रचनाकार, जन्मकाल, काव्य रूप। हिंदी, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। प्रधान रस वीर और श्रृंगार है, शैली इसकी पिंगल है, नायक पृथ्वीराज चौहान है, नायिका संयोगिता है। कुल सर्ग की बात करें तो 69 है और सभी सर्गों का नाम आप लोग को हम लिखा दिए हैं। जितने भी सर्ग पृथ्वीराज रासो में हैं 69 वो सब लिख चुके हैं। 69 का 69 आप लोग को लिखा दिए। इसके पश्चात पृथ्वीराज रासो के महत्वपूर्ण सर्ग कौन है, तो पहला ही सर्ग था आदि पर्व समय, जिसमें मंगलाचरण है और पृथ्वीराज के वंशजों का परिचय है। दसम सर्ग जो इसका दूसरा सर्ग था, इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का कथा है। पद्मावती समय सबसे छोटा समय था और कन्नवज समय सबसे बड़ा समय था और पृथ्वीराज रासो की केंद्रीय घटना इसी सर्ग में मिलती है। इसी सर्ग, समय और सर्ग उसी को कहा गया है बाबू। उसके बाद पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले, अप्रमाणिक मानने वाले, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? अगर अप्रमाणिकता की बात करें तो अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान ये सब हैं, प्रमाणिक मानने वाले विद्वान ये 8 हैं और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान ये 4 हैं। इसके बाद आ गई बात भाषा की कि पृथ्वीराज की रासो की भाषा क्या है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि अपभ्रंश मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि डिंगल मिश्रित ब्रजभाषा है और कुछ विद्वानों का मानना है कि पिंगल मिश्रित ब्रजभाषा है। तो अपभ्रंश भाषा मानने वाले विद्वान में सुनीति कुमार चटर्जी, हरि प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय और मुनि क्रांति सागर। और डिंगल मिश्रित ब्रजभाषा मानने वाले में दशरथ शर्मा, राम कुमार वर्मा और मोतीलाल मनेरिया। और पिंगल मिश्रित जो कि जबकि पृथ्वीराज रासो की भाषा यही है और यही सर्वमान्य मत भी है, तो इसको मानने वाले विद्वान में श्याम सुंदर दास, धीरेन्द्र वर्मा, नामवर सिंह, ग्रियर्सन, उदय नारायण तिवारी और विपिन बिहारी त्रिवेदी। और यही पृथ्वीराज रासो की भी भाषा है और सर्वमान्य मत भी यही है। तो यहां तक आज देखें हम लोग। अगली क्लास में हम लोग पृथ्वीराज रासो के बारे में आलोचकों का कथन क्या है, किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को क्या संज्ञा दी है और इसके बारे में ऐसी कथा किस रूप में कहाँ मिलती है, ठीक है, विशेष तथ्य क्या है इसके बारे में, वो सभी चीजें हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। क्योंकि अभी मेरी भी एक ठो क्लास है
तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अगर आज इस क्लास से बताने लगे तो पूरी भी नहीं हो पाएगी, आधे अधूरे में रह जाएगी। उससे अच्छा है कि अगले क्लास में ही हम लोग उसके बारे में बात करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले क्लास में पृथ्वीराज रासो के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें बची हुई हैं उसको भी देख लेते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ या अन्य जो रासो ग्रंथ और लिखे गए थे उसका नामकरण कम से कम देख लेंगे। तत्पश्चात हम लोग जैन साहित्य की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।